नमस्ते बच्चों, आज हम एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट का अध्ययन करें तो हम दो वस्तु लेंगे। तो ये हमारी पहली वस्तु है ए, यह है दूसरी वस्तु बी। तो ए और बी दो वस्तुएं हैं। ए का द्रव्यमान माना कि m1 है, बी का द्रव्यमान m2 है और संघट्ट के पूर्व वेग वस्तु A का वेग u1 और वस्तु B का वेग u2 है। u1 इज ग्रेटर देन u2 अर्थात वस्तु A का वेग वस्तु B के वेग से अधिक है। अब इनके बीच यदि जो टक्कर है या जो संघट्ट है वह अप्रत्यास्थ संघट्ट होगा, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में ये जो वस्तु है ए, इस वस्तु के साथ जो वस्तु है बी, तो टकराने के पश्चात वस्तु A और वस्तु B आपस में चिपक जाएंगे और चिपक कर इनका जो वेग है यह वेग v हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो घटना घटित हो रही है यह घटना है जिसे हम कहेंगे अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट। अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट। इस प्रकार से वस्तु A है और वस्तु B देख रहे हैं आपस में दोनों चिपक जाते हैं। अब टक्कर चूंकि अप्रत्यास्थ है तो टक्कर अप्रत्यास्थ होने के कारण आप जानते हैं कि यदि टक्कर अप्रत्यास्थ हो तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो निकाय है उसका संवेग संरक्षित रहता है। तो चूंकि टक्कर अप्रत्यास्थ है अतः संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। तो हम कहेंगे संवेग संरक्षित है। तो आप जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो हम संघट्ट के पूर्व, ये पूर्व की स्थिति है और यह जो है संघट्ट के पश्चात की स्थिति है। तो संघट्ट के पूर्व कुल संवेग संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर होगा संघट्ट के पश्चात संवेग के।
तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि संघट्ट के पूर्व जो कुल संवेग है वह संघट्ट के पश्चात कुल संवेग के बराबर होगा। आइए यदि हम देखें तो वस्तु A जो है इसका द्रव्यमान है m1 और वेग है u1। तो आप जानते हैं कि जो संवेग होता है उसे हम P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग m इंटू v कहते हैं। तो हम यदि वस्तु A के लिए संवेग का मान निकालें तो द्रव्यमान है m1 और वेग है u1। तो हम कहेंगे कि वस्तु A का जो संवेग है m1 u1 धन दूसरी जो वस्तु है इसका है द्रव्यमान m2 और वेग है u2। तो इस प्रकार से जो संवेग होगा वो होगा m2 u2 बराबर संघट्ट के पश्चात संवेग निकालें। तो संघट्ट के पश्चात आप देख रहे हैं कि जो द्रव्यमान है A का m1 होगा, B का m2 होगा, लेकिन यह संघट्ट के पश्चात v वेग से चलना प्रारंभ करते हैं। तो हम कुल द्रव्यमान देखें तो हमारा जो m है वह कुल द्रव्यमान है और v क्या है, वेग। तो m जो है द्रव्यमान दोनों का हम यदि अलग अलग करते हैं तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, जो वस्तु A है उसका वेग संवेग होगा m1v और वस्तु B का यदि हम निकालें तो m2v। आप देखें कि दोनों में क्या है, v उभयनिष्ठ है, तो हम उसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू v। तो इस प्रकार से संघट्ट के पश्चात हम संवेग लिख सकते हैं कि m1 धन m2 इंटू v। कुल द्रव्यमान और वस्तु का वेग हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमें संघट्ट के पश्चात जो वेग है v इसकी गणना करना है कि दो वस्तुएं जो हैं जिनके मध्य अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट हो रहा है तो यह किस वेग से आगे की ओर चलने लगेंगी। तो हम इस v का मान निकालें। तो v का मान आप निकालना चाहें तो v बराबर आपको मिलेगा m1 u1 धन m2 u2 बटे यह जो m1 धन m2 है यह नीचे आ जाएगा तो m1 धन m2। इस प्रकार से यह जो समीकरण प्राप्त हुआ यह संघट्ट के पश्चात जो वेग है वह होगा m1 जो है वस्तु A का द्रव्यमान है, m2 वस्तु B का द्रव्यमान है, u1 संघट्ट के पूर्व वस्तु A का वेग है, u2 संघट्ट के पूर्व वस्तु B का वेग है। तो यदि आपको m1 m2 और u1 u2 का मान ज्ञात हो तो आप v का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। यह स्थिति है जो इसे हम नाम दे दिए समीकरण 1। अब जब अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट की घटना हो रही है तो इनमें कुछ विशेष परिस्थिति होगी, जिनमें से हम यदि कहें कि संघट्ट के पूर्व, ये संघट्ट के पूर्व की स्थिति है, तो संघट्ट के पूर्व यदि हम वस्तु B को स्थिर लें तो क्या होगा। यदि वस्तु B स्थिर है तो हम कहेंगे कि u2 जो वेग है वह बराबर होगा 0 के। तो इस स्थिति में हम देखें कि विशेष स्थिति पहला कि वस्तु B यदि स्थिर है तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि विशेष स्थिति जिसमें हम पहली स्थिति देखें कि यदि वस्तु जो B है वह स्थिर है, जो कि संघट्ट के पूर्व की स्थिति है। तो यदि वस्तु संघट्ट के पूर्व, यदि वस्तु B संघट्ट के पूर्व विरामावस्था में है
यदि वस्तु B संघट्ट के पूर्व विरामावस्था में है तो यह वस्तु जो है विरामावस्था में होने के कारण इनका जो वेग है u2 ये बराबर होगा 0। तो u2 बराबर 0 हमें मिलेगा। तो वस्तु B संघट्ट के पूर्व विरामावस्था में यदि होती है तो विरामावस्था में होने के कारण जो वस्तु का वेग है वह शून्य होगा। अब u2 बराबर 0 हम जो समीकरण 1 निकाले हैं इसमें यदि हम मान रखें तो समीकरण 1 से हम देखें कि u2 का मान यदि 0 रखते हैं तो आप देखेंगे कि m2 u2, तो इस राशि में हम u2 जो है इसका मान रखेंगे 0। तो 0 रखने पर यह राशि हो जाएगी 0 क्योंकि इनटू में है m2 इंटू u2। तो इस प्रकार से हमें जो राशि प्राप्त होगी वह होगा v बराबर हम लिखेंगे m1 u1 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि ये राशि जो है वह मान रखने पर 0 हो गई। तो इस प्रकार से जो वेग है आपको प्राप्त होगा v बराबर m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। यह कब प्राप्त होगी? जब वस्तु B विरामावस्था में है तब। तो यदि वस्तु विरामावस्था में है तो हम यहाँ पे देखें कि जो वस्तु A का द्रव्यमान है m1 और वस्तु B का जो द्रव्यमान है m2, हम देखें तो m1 जो कि संघट्ट के पूर्व की स्थिति है, जब ये आपस में इनके मध्य एक विमी पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट होता है तो संघट्ट होने पर आप देख रहे हैं कि हमने जो समीकरण निकाला है कि संघट्ट के पूर्व जो संवेग है वो संघट्ट के पश्चात संवेग के बराबर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो m1 धन m2 है, संघट्ट के पश्चात जो द्रव्यमान है वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो हम संघट्ट के पूर्व यदि हम देखें तो m1 A वस्तु A का द्रव्यमान है, यह लेस देन होगा संघट्ट के पश्चात जो द्रव्यमान है अर्थात m1 धन m2 से। तो वस्तु A का द्रव्यमान कम है संघट्ट के पश्चात दोनों द्रव्यमान के कुल योग से। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो v है, जो संघट्ट के पश्चात का वेग है, वह भी कम होगा किसके वेग से? वस्तु A के वेग से। तो u1 v लेस देन u1। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो वेग में कमी आएगी। तो द्रव्यमान में वृद्धि होने पर वेग में कमी आती है। तो इस प्रकार से जो वेग है v बराबर m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो वेग है हमारा संघट्ट के पश्चात जो वेग है उस मान में हमें कमी प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे कि v लेस देन u1 अर्थात जो संघट्ट के पश्चात का वेग है वो संघट्ट के पूर्व वस्तु A का जो वेग है u1 उससे कम प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि संघट्ट के पश्चात संयुक्त वस्तुओं का वेग संघट्ट के पूर्व गतिशील वस्तु के वेग के बराबर होता है। तो हमारी जो B वस्तु है वह विरामावस्था में है, A वस्तु है वह गतिशील अवस्था में होगी, तो इनका जो वेग है वह कम प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ें कि संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा हम निकालें। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा आप जानते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो हम गतिज ऊर्जा निकालें तो समीकरण जो एक प्राप्त हुआ है उसे हम लिख लेते हैं v बराबर m1 u1 धन m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2।
ये है हमारा समीकरण 1। तो अब हम संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो हम लिखेंगे संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा माना कि वस्तु A की गतिज ऊर्जा है के, हम K से शो करते हैं। तो माना कि A की गतिज ऊर्जा यदि K1 हो तो K1 बराबर हम लिखेंगे 1/2 m लिखते हैं। m का मान है m1 और वेग है यहाँ पे u1, तो u1 का वर्ग ये हमें प्राप्त होगा। K2 बराबर यदि हम लें वस्तु B का, यदि हम गतिज ऊर्जा निकालें तो वो हमें प्राप्त होगा 1/2 m2 u2 का वर्ग। तो इस प्रकार से ये हमें अगला 2 समीकरण और प्राप्त हुआ। अब इन दोनों समीकरण K1 और K2 का मान हम समीकरण 2 निकाले थे। अभी समीकरण 2 में हमने लिया था कि V बराबर हमें मिला था U2 का मान 0 रखे थे, तो हमें मिला था m1 u1 बटे प्राप्त हुआ था m1 प्लस m2। इसे हम समीकरण यदि 2 नाम दें तो हमारा ये हो जाएगा समीकरण 3 और ये हो जाएगा समीकरण 4। तो हम V बराबर m1 u1 बटे m1 धन m2 में मान रखें तो देखिए कि हमने यहाँ पे संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा निकाला K1, तो इसे हम कुल गतिज ऊर्जा कर लेते हैं। संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा m1/2 m1 u1 वर्ग, और इसे हम कहते हैं, यहाँ पे आप इसे संघट्ट के पश्चात हम निकालेंगे तो इसे हम लिखते हैं संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा और संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा। तो संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा यदि K2 हो तो 1/2 आप द्रव्यमान देख रहे हैं दोनों का जुड़ जाता है m1 धन m2 और वेग हो जाता है v, तो हम लिखेंगे 1/2 m1 धन m2 v²। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा हो गई और संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा हमने निकाला। अब समीकरण 2 हमने लिया है V बराबर m1 u1 बटे m1 धन m2। इस मान को हम इस V के स्थान पे रखें तो क्या प्राप्त होगा हम देखें तो K2 बराबर देखिए 1/2 है तो 1/2 m1 धन m2। अब V है, V का मान हमने निकाला है m1 u1 बटे m1 धन m2 और पूरे की घात में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब इसे हम हल करें तो हल करने पर हमें K2 बराबर 1/2 m1 धन m2। अब यदि किसी राशि का वर्ग होता है, यदि हम ब्रैकेट हटाएं तो हटाने पर m1 का वर्ग u1 का वर्ग बटे m1 धन m2 पूरे की घात 2 हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पे राशि देखिए m1 धन m2 है, यहाँ भी m1 धन m2 है, घात में 2 है, उसका तात्पर्य यह है कि वह राशि 2 बार होगी तो एक राशि इस एक राशि से कट जाएगी। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा K2 बराबर देखें तो m1 का वर्ग u1 का वर्ग सामने में बचा है 1/2 तो हम लिखेंगे 1/2
m1 का वर्ग u1 का वर्ग बटे m1 धन m2, क्योंकि इसमें से एक कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास m1 धन m2। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा K2 का मान ये प्राप्त हुआ। इसे आप दे दीजिए समीकरण 4। तो इस प्रकार से हमने K2 बराबर 1/2 m1 का वर्ग u1 का वर्ग बटे m1 धन m2 समीकरण 4 प्राप्त किया। अब समीकरण जो 3 है और यह जो समीकरण 4 है इसे हम आपस में भाग दें तो क्या प्राप्त होगा हम देखें। समीकरण 3 भागित समीकरण 4। भाग देते हैं तो समीकरण 3 देखिए K1 है और समीकरण जो 4 है वह K2 बराबर है। तो हम देखें तो K1 बटे हो जाएगा K2 बराबर, इस ओर देखें तो हमारे पास है 1/2 m1 u1 का वर्ग बटे, यहाँ पे देखें तो 1/2 m1 का वर्ग u1 का वर्ग बटे m1 धन m2। इस प्रकार से जब हम देखें तो 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और K1 बटे K2 बराबर, यहाँ पे आप देखें तो m1 u1 का वर्ग है। अब यह राशि जब ऊपर जाएगी तो गुणा में हो जाएगा m1 धन m2 बटे में हो जाएगा m1 का वर्ग और u1 का वर्ग। अब देखिए कि m1 यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, तो यह m1 इसके साथ कट जाएगा और u1 का वर्ग u1 के वर्ग के साथ पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो K1 बटे K2 इनका जो अनुपात है वह देखें तो हमें मिलेगा m1 धन m2 अनुपात में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बटे में बचेगा m1। तो इस प्रकार से हमें K1 K2 का अनुपात मिलेगा K1 बटे K2 बराबर m1 धन m2 बटे m2। तो K1 बटे K2 बराबर m1 धन m2 बटे m1 प्राप्त हुआ। अब आपने देखा है कि m1 जो है वह लेस देन है m1 धन m2 से, तो ये जो नीचे वाली राशि है यह कम होगी इस राशि से। तो जो K2 भी है वह लेस देन होगा किससे, K1 से। तो K2 लेस देन K1, अर्थात हम कहेंगे कि अप्रत्यास्थ जो टक्कर है उसमें सदैव ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कमी आ रही है। तो हम कहेंगे कि अप्रत्यास्थ टक्कर में सदैव ऊर्जा की हानि होती है और वेग जो है वह कम होता है। तो हम अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट में ऊर्जा की जो हानि है उसके लिए यदि हम व्यंजक निकालें कि ऊर्जा की हानि कितनी होती है, आइए हम देखें कि ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक। तो हम ऊर्जा हानि यदि देखते हैं तो उसके लिए हमें K1 का मान पता होना चाहिए। तो K1 का मान आपको पता है 1/2 m1 u1 का वर्ग, और आपने K2 का मान निकाला हुआ है, यह जो है समीकरण 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेकर हम ऊर्जा हानि निकालें तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ऊर्जा जो हानि है
ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि यदि निकालें तो ऊर्जा हानि को हम डेल के अर्थात के मान में परिवर्तन निकालें, वही ऊर्जा हानि होगी। तो डेल के बराबर होगा K1 ऋण K2। अब यदि हम K1 और K2 का मान रखें तो डेल के बराबर K1 का मान आप देख रहे हैं 1/2 m1 u1 का वर्ग है, तो उसे हम मान रखें 1/2 m1 u1 का वर्ग ऋण K2 का मान आप देख रहे हैं कि 1/2 m1 का वर्ग u1 का वर्ग बटे m1 धन m2 है, उसे भी आप रखिए। तो 1/2 m1 का वर्ग u1 का वर्ग बटे m1 धन m2। अब आप देखेंगे कि दोनों में 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, m1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, u1 का वर्ग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम इन्हें उभयनिष्ठ ले लेते हैं 1/2 m1 u1 का वर्ग। ये राशि उभयनिष्ठ लेंगे तो आप देखेंगे कि 1/2 m1 u1 का वर्ग उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो इस स्थान पे 1 प्राप्त होगा। तो 1 ऋण 1/2 बाहर लिए हैं। अब इस m1 की घात 2 में आप m1 बाहर निकालें तो 2 में से 1 आप बाहर निकाले हैं, तो 1 m1 शेष रहेगा और u1 की घात 2 भी बाहर निकल गया, तो बटे में आपको बचेगा m1 धन m2। तो इस प्रकार से ये राशि आपको डेल के बराबर इतना प्राप्त हुआ। अब यदि हम इस राशि को हल करें, आगे हल करते हैं, तो आइए देखें कि डेल के बराबर हल करने पर 1/2 m1 u1 का वर्ग, और इसे हम हल करें तो लघुत्तम आएगा m1 धन m2। अब ये m1 धन m2 इस 1 से गुणा होगा, तो m1 धन m2 ऋण m1 और ये धन m1 ऋण m1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको मिलेगा डेल के बराबर 1/2 m1 u1 का वर्ग। अब आप देखें कि ये m2 इसके साथ गुणा होगा, तो हम इसे लिख लेते हैं सीधा सीधा कि यह जो डेल के का मान है वह 1/2 m1 और साथ में होगा m2 और होगा u1 का वर्ग और बटे में प्राप्त होगा m1 धन m2। तो इस प्रकार से यह जो राशि है ऊर्जा हानि यदि हम देखें तो ऊर्जा हानि के लिए ये व्यंजक प्राप्त हुआ डेल के बराबर 1/2 m1 इंटू m2 अपॉन m1 धन m2 इंटू u1 की घात 2 ये प्राप्त होगा। और यही एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट में हुए ऊर्जा हानि का व्यंजक है। तो यही ऊर्जा हानि का व्यंजक है, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट के लिए तो यही ऊर्जा हानि का व्यंजक है एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट के लिए आपको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट में आपने अध्ययन किया। यहाँ पे जो दोनों वस्तुएं हैं
ए और बी, इनका जो द्रव्यमान है आप देख रहे हैं समान है, तो इनकी जो गोलाई है, जो मान है, वह भी आपस में समान होंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो दोनों का जो द्रव्यमान है, दोनों की जो m1 m2 है, वह आपस में बराबर होना चाहिए। तो यह जो है एक विपूर्णता प्रत्यास्थ समभुज संघट्ट के लिए ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक आपने प्राप्त किया। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि शक्ति किसे कहते हैं, तो आइए हम शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति क्या होता है, हम किसे शक्ति कहते हैं। तो शक्ति आप जानते हैं कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए शक्ति आवश्यक होता है, कार्य करने की जो दर है। तो हम कहेंगे कि किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। तो कोई कार्य करता है, जो कार्य करता है, तो किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। तो कोई कार्य करता है और वह कार्य करता है, तो किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर यदि हम देखें तो शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय के। तो कार्य करता है समय के अनुसार, तो शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय। शक्ति अर्थात पावर को हम P से दर्शाते हैं, तो हम शक्ति पावर P बराबर कार्य को हम वर्क कहते हैं, वर्क W से दर्शाते हैं, W, और समय हम टाइम से मतलब T। तो हम देखें कि सूत्र रूप में P बराबर W/T हमें प्राप्त होगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति जो कि एक अदिश राशि होती है, शक्ति कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि होता है। और यदि हम कोई वस्तु लें और उस वस्तु पर हम F बल लगाते हैं, तो F बल लगाने पर T समय में वस्तु का जो विस्थापन है यदि D हो, वस्तु का विस्थापन यदि D हो, तो हम कहेंगे कि जो कार्य होगा, कार्य बराबर आप जानते हैं बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, F इंटू विस्थापन है D, तो किया गया कार्य W बराबर आप कहेंगे F इंटू D होगा। अब हम देखें कि P बराबर होता है W/T के, तो P बराबर W/T। यदि हम मान रखें तो W का मान हमने निकाला है F इंटू D, तो F इंटू D/T। अब आप जानते हैं कि जो विस्थापन है यदि समय के सापेक्ष होता है तो उसे हम वस्तु का वेग कहते हैं। तो हम कहेंगे कि P बराबर F इंटू V, जहाँ V बराबर D/T होगा। तो
तो इस प्रकार से हमें जो व्यंजक मिला वह शक्ति बराबर बल गुणा वेग प्राप्त हुआ। तो हम कहेंगे कि शक्ति बराबर होती है बल गुणा वेग के। तो बल और वेग का जो गुणनफल है उसे हम शक्ति कहेंगे। तो शक्ति बराबर बल गुणा वेग। अब शक्ति का यदि हम मात्रक देखें तो शक्ति का जो मात्रक है वह हम SI मात्रक देखें तो मात्रक SI ये कहलाता है वाट। तो शक्ति का जो SI मात्रक है, SI अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें शक्ति का जो SI मात्रक है, जो शक्ति का मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में वह है वाट। और शक्ति का जो मात्रक है 1 वाट हम कब कहेंगे आइए देखें। तो हम देखते हैं कि P बराबर होता है W/T। तो यदि हम 1 जूल कार्य करते हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड या इसे आप पूरा लिखेंगे तो 1 सेकेंड। तो यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उसकी जो शक्ति है वह 1 वाट कहलाती है। तो 1 वाट हम कब कहेंगे, जब हम 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करते हैं तो उसे 1 वाट कहते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में व्यवहारिक जो मात्रक है वह अश्व शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का जो मात्रक है वाट, इसके अलावा जो हम देखें इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में यदि हम देखें व्यवहारिक मात्रक, ये मात्रक होता है अश्व शक्ति। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति कहलाता है। यह इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। और एक जो अश्व शक्ति होती है वह किसके बराबर होती है, यदि हम देखें तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है, आप याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में व्यवहारिक मात्रा ये इस प्रकार से होगा, व्यवहारिक इस प्रकार से आप लिखेंगे व्यवहारिक। अब सही हुआ। इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। और 746 जो वाट है उसे हम कहते हैं 746 जूल प्रति सेकेंड। 746 जूल प्रति सेकेंड यदि हम बदलें वाट को जूल में तो इस प्रकार से हम एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट कहें या 746 जूल प्रति सेकेंड भी हम कह सकते हैं। अब यदि हम शक्ति का विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र हम निकालते हैं तो हम जानते हैं कि शक्ति पावर कार्य W/T, P बराबर W/T के बराबर होता है। तो कार्य का हम मात्रक जानते हैं, यह होता है mL² T -
2 आपने निकाल चुका है। कार्य का जो मात्रक होता है ml² t-2 होता है। और समय है टाइम, तो टाइम से आप जानते हैं कि आप उसे t से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से शक्ति का जो विमीय सूत्र है, आप देखें कि ये t जो है वह अपॉन में है। यदि ऊपर जाएगा तो ये (1) है, ऊपर जाके (1) हो जाएगा। और जब आधार बराबर हों तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो (2) और (1) क्या हो जाएगा, (3). तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ml² t-3। तो इस प्रकार से शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है ml² t-3 होता है। अब हम एक प्रश्न देखते हैं कि यदि हम कोई वस्तु लें, तो शक्ति पर आधारित हम एक प्रश्न लेते हैं कि एक प्रश्न हम ले रहे हैं। एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जिसको 20 न्यूटन n लिख सकते हैं। तो 20 न्यूटन बल से 8 मीटर दूरी तक दस सेकेंड में खींचा गया है। तो कार्य एवं शक्ति की गणना कीजिए। ये आपका प्रश्न है कि आपको एक प्रश्न दिया जाए और आपको कहा जाए कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है। तो आपको दिया है, यदि आप हल करें प्रश्न को तो आपको क्या क्या दिया है। तो आप प्रश्न में देखें कि दिया है कि एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर आपको दिया है 60 किलोग्राम। और पिंड को 20 न्यूटन बल, तो बल आप जानते हैं, बल को आप F से प्रदर्शित करते हैं। तो बल बराबर है 20 न्यूटन, तो हम F बराबर लिखेंगे 20 न्यूटन। और बल से लगाने पर 8 मीटर दूरी तक, तो 8 मीटर तक विस्थापन होता है। तो दूरी है तो हम D बराबर लिखेंगे 8 मीटर, यह भी हमें दिया है। और कितने सेकंड में खींचा गया है, तो 10 सेकंड में। तो T बराबर हमें दिया है 10 सेकंड, यह भी दिया है। तो जो जो मान दिया है उसे हम लिख लिए। ज्ञात करना है हमें कार्य अर्थात W का मान, वर्क का, और शक्ति अर्थात P का मान, यह हमें ज्ञात करना है। कार्य और शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो हम उसे लिखेंगे F इंटू D। अब हम मान रखें तो F का मान हमें दिया गया है 20 न्यूटन, तो 20 गुणा D का मान दिया है 8 मीटर, तो 8, तो हम रखें F और D का मान, तो 20 अट्ठे
8 दूनी 16 160, और चूंकि न्यूटन मीटर, तो हम कार्य का मात्रक यदि न्यूटन मीटर हो तो हम लेते हैं जूल। तो इस प्रकार से किया गया हम कार्य कहेंगे W बराबर 160 जूल होगा। और हम दूसरा मान ज्ञात करना है शक्ति, तो शक्ति बराबर P बराबर होता है कार्य बटे समय, जिसे हम W/T लिखते हैं। तो हम देखिए कि जो वर्क है उसका मान निकाल चुके हैं 160 जूल। तो 160 बटे समय का मान यदि हम देखें तो 10 सेकेंड हमें दिया है, तो 160 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 16 आपको क्या मिलेगा, शक्ति का जो इकाई होता है वह होता है वाट। तो 16 वाट आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से शक्ति P बराबर W/T बराबर 160 बटे 10 बराबर 16 वाट आपको प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि कार्य जो है वह 160 जूल प्राप्त हुआ, और शक्ति का जो मान है वह हमें 16 वाट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम आंकिक उदाहरण, या आप अपने पुस्तकों में जो उदाहरण दिया है उसे आप बनाइएगा, देखिएगा। इस तरीके से, इस प्रकार से आपको कुछ उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं, उनको भी आप हल कीजिएगा। तो जो मान आपको दिया है उसे आप पहले लिखिए, उसके बाद उसमें क्या ज्ञात करना है उस आधार पे आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम शक्ति और ऊर्जा के अंतर को स्पष्ट करेंगे। शक्ति और ऊर्जा में हम अंतर देखेंगे, और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण होता है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।